हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी मेंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे वो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं, साथ में पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, कुछ वोकैब के क्वेश्चंस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ जो YouTube के बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चंस रहेंगे 10-12 क्वेश्चंस तक, जो हम कॉमन एरर्स डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बाकी का पार्ट है, वो एक्सेसिबल है उन बच्चों के लिए जो कि पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एसएससी मेंस का प्रैक्टिस बैच खरीदा हुआ है उनके लिए। और एक और सूचना है कि अब एसएससी मेंस के एग्जामिनेशन तक मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। एसएससी के लिए ही विशेष रूप से सेशंस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर। अब आपको एक बार एडिटोरियल्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। एडिटोरियल के बेसिस पर जो क्लोज टेस्ट होते हैं, पैसेज है या पैराजम्बल्स हैं या फिर आपके कॉमन एरर्स हैं, वो सब आपको मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। क्योंकि अभी एसएससी बच्चों का एग्ज़ाम है तो उसके लिए फोकस करूँगा। थोड़ा टाइम कम है, ऑफलाइन क्लासेस में व्यस्तता ज़्यादा है, इसलिए इस प्रकार के सेशंस आपको मिलेंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ इनकन्वीनियंस के लिए। जैसे एसएससी मेंस का एग्ज़ाम हो चुका होगा, फिर से हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, जो एडिटोरियल की सीरीज़ हमारी चलती है। वैसे बीच बीच में 1-2 सेशंस आपको मिलते भी रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, नेवर अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन हैज़ कंटेन्ड सो मैनी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस एज मच एज इन द केस ऑफ द इंडो पैसिफिक। इसका स्क्रीनशॉट, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। वहाँ से भी आप पहले पढ़कर उसके बाद में सॉल्यूशन करके और फिर ये सेशन देखते हैं तो ज़्यादा उपयोगी है। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आप अटक रहे थे, क्या आपकी अप्रोच थी और क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। जो ये पहला प्रश्न है, नेवर अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन हैज़ कंटेन्ड सो मैनी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, भौगोलिक परिभाषा है, उसने कंटेन किया हो, समाहित किया हो इतने ज़्यादा राजनीतिक अर्थ को। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है निहित अर्थ, हिडन मीनिंग। एज मच एज इन द केस ऑफ द इंडो पैसिफिक, जैसा कि इंडो पैसिफिक के केस में देखने को मिलता है। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लमेटिक जो पार्ट है इसका, वो पार्ट 1 नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेवर दे रखा है और नेवर से जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब है वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी। तो ये जो हैज है इसकी पोजीशन होनी चाहिए थी ज्योग्राफिकल डेफिनेशन से पहले। समझ में आ रही है बात? ये नेवर से स्टार्ट किया है। नेवर ही नहीं, कुछ और भी एडवर्ब्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, जैसे नॉट ओनली होता है, हार्डली होता है, स्केर्सली होता है, नो सूनर होता है, रेयरली हो सकता है, सेल्डम हो सकता है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज हो सकता है। तो ऐसे कुछ एडवर्ब से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर इन्वर्जन को फॉलो किया जाना चाहिए। मीन्स हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। तो पार्ट नंबर 1 में गलती होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एवरी सिंगल मंथ फ्रॉम सितंबर 2021 टू जनवरी 2022 रिकॉर्डेड एक्सेस रेन विच सिग्निफिकेंटली डैमेज द पोस्ट मानसून खरीफ क्रॉप ऑन द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि हर एक सिंगल मंथ को अगर देख लिया जाए, कहाँ से कहाँ तक का, सितंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक का, इस हर एक महीने में एक्सेस रेन दर्ज की गई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, अतिवृष्टि दर्ज की गई और इसने सिग्निफिकेंटली मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया मॉनसून के बाद जो खरीफ की क्रॉप होती है उसको नष्ट कर दिया। किस समय? हार्वेस्टिंग के टाइम पर, मीन्स कटाई के टाइम पर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 3 नंबर पार्ट में ऑन के स्थान पे आना चाहिए था एट। क्यों? क्योंकि ये टाइम फिक्स दे रखा है आपको कि हार्वेस्टिंग के मोमेंट पर, वो मोमेंट जब हार्वेस्टिंग होती है उस समय। तो ऐसी स्थिति होने पर जब आपको टाइम कोई डेफिनेट दे रखा हो कि उस पॉइंट विशेष की बात करनी हो, तो वहाँ पे एट लगता है, ऑन नहीं लगता। ऑन हालांकि फिक्स टाइम के लिए लगता है, लेकिन ऑन का प्रयोग इस तरीके से नहीं कर सकते जब आपको कोई फिक्स पॉइंट दे रखा हो, कोई टाइम दे रखा हो, है ना। ऑन टाइम का मतलब फिक्स टाइम होता है, जो शेड्यूल बता रखा है उसी टाइम पर, तो ऑन टाइम कर सकते हैं। लेकिन एट का प्रयोग कब करते हैं? जब एक पॉइंट दे रखा हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट विशेष की चर्चा करनी हो, वहाँ पर आपको एट का प्रयोग करना होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द बीजेपी हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल नेमिंग वन ऑफ इट्स वेन्यू मुगल टेंट। बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया है, ऑब्जेक्ट के साथ में टू लगता है, ध्यान रखिएगा। क्या ऑब्जेक्शन किया है? ऑर्गेनाइजर्स पर यहाँ पर आपत्ति जताई है ऑर्गेनाइजर सामने। क्या ये ऑर्गेनाइजर्स किसके हैं? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के हैं। और नेमिंग वन ऑफ इट्स वेन्यू मुगल टेंट, और ये आपत्ति इस बात पर है कि इन्होंने एक जो वेन्यू है उसका नाम मुगल टेंट रखा है। और बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी जो पार्टी है, उसने ये आपत्ति जताई है। क्या कहते हुए जताई है कि द नेम हैड हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री। सेंटिमेंट्स का मतलब भावनाएं हैं, कि इस नाम ने बहुत सारे लोगों की भावनाओं को आहत किया है। ये इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है? प्रॉब्लमेटिक पार्ट है 2 नंबर, यहाँ पे आना चाहिए वेन्यूज़।
ठीक है। वन ऑफ इट्स दे रखा है, वन ऑफ के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर दे लगा रखा हो, प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि ये ग्रुप की डिमांड कर रहा है। जो वेन्यूज़ इन्होंने अरेंज किए थे, जो स्थान पे ये लग रहा है जो वेन्यूज़ हैं, उन वेन्यूज़ में से एक, तो इसलिए वेन्यूज़ आना चाहिए, क्योंकि एक में से एक तो हो नहीं सकता। वन ऑफ इट्स वेन्यू, एक ही वेन्यू, उसमें से एक, तो इसलिए बहुत सारे वेन्यूज़ है, उसमें से एक, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, कॉलेजियम होता है एसोसिएशन, ठीक है, जजेस का जो ग्रुप है, एक प्रकार के लोगों की, सेम काइंड ऑफ मेंटेलिटी रखने वाले लोगों की, लाइक माइंडेड पीपल का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम क्या, कॉलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसने बहुत अच्छा किया है। क्या अच्छा किया है? पुशबैक करके। पुशबैक का मतलब है अपोज करके, विरोध करके। और किसके खिलाफ विरोध किया है? यूनियन गवर्नमेंट के प्रयासों के खिलाफ। और क्या प्रयास थे यूनियन गवर्नमेंट के? अपॉइंटमेंट को रोकने के। और अपॉइंटमेंट किसका रोकना चाह रही केंद्र सरकार? ये अपॉइंटमेंट रोकना चाहती है कुछ एडवोकेट्स का, कि वो हाई कोर्ट के जजेस ना बन पाएं, है ना। ये तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो है गुड के स्थान पे आना चाहिए वेल। क्यों आना चाहिए? क्योंकि डन जो है ना वो वर्ब है, और वर्ब का मॉडिफायर जो होता है वो एडवर्ब होता है। गुड है वो एडजेक्टिव होता है, वेल है वो एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे आपको लगाना चाहिए वेल। आपका जो आंसर है वो 1 नंबर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आइए नंबर 5 पर, आई हैव अ लिटिल रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है। आई हैव अ लिटिल रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर एरोगेंट। तो कह रहा है कि अब देखो, वैसे तो कुछ भी इसका रेफरेंस तो दे नहीं रखा, कोई कॉन्टेक्स्ट दे नहीं रखा आपको। आप यूँ कहें कि मैं थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट रखता हूँ, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कि एरोगेंट है, जो घमंडी हैं। लेकिन आप देखिए, थोड़ा सा अगर इसको यूँ माने कि एक जेनरिक बात अगर हम करें, तो जो एरोगेंट होगा इसका मतलब नेगेटिव क्वालिटी उसके अंदर है। तो ये नेगेटिव क्वालिटी के लिए आप कहें कि भाई मैं बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता उन लोगों का जो कि क्या है, एरोगेंट है। इस हिसाब से जेनरिक बात में अगर लेकर जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लिटिल जो है वो नो का मीनिंग दे रहा है। और जब भी लिटिल या फ्यू नो का मीनिंग देते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लगाना होता है? वहाँ पे आपको ए हटा देना है, ना दे लगाना है, ना ए लगाना है, चाहे लिटिल हो या फ्यू हो। तो आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल, मेरा उन लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है जो कि क्या है, एरोगेंट है। समझ में आ रही बात? नंबर 6 में आइए। ही इज़ अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंटीग्रिटी हु कैन बी रिलाइड ऑन टू टेलिंग द ट्रूथ। तो ये वो पर्सन जो है वो ग्रेट इंटीग्रिटी का व्यक्ति है। इंटीग्रिटी क्या होता है? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। हु कैन बी रिलाइड ऑन, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। याद रखिएगा, रिलाई के साथ में ऑन लगता है, रिलाई के साथ में ऑन लगता है। इसी तरीके से डिपेंड के साथ में ऑन लगता है। इसी प्रकार से रेस्ट के साथ में ऑन लगता है ना। तो ये सब है निर्भर होने का मीनिंग देते हैं। तो वो एक व्यक्ति है ग्रेट इंटीग्रिटी का, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। किस लिए भरोसा कर सकते हो? कि वो सच बता देगा आपको। तो टू के साथ में बेस फॉर्म आती है ना, टू टेल। अब ऐसा नहीं है कि टू के साथ में आईएनजी कभी आता ही नहीं है, आता है। अगर वो फ्रेज का पार्ट हो, अगर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज का पार्ट हो, कुछ फ्रेजेस होती हैं विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, एवर्स टू, एडिक्टेड टू, बी के साथ यूज टू, ऐसे कुछ फ्रेजेस होती हैं जहां पर आईएनजी भी लग सकता है। लेकिन जनरली टू के साथ बेस फॉर्म लगा के इन्फिनिटिव हम बनाते हैं, इसलिए आपका जो आंसर है वो होगा 3 नंबर, टू टेल। नंबर 7 में आइए। इट टुक अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड परसवियरेंस। परसवियरेंस का मतलब होता है सतत प्रयास, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, लगातार प्रयास। फॉर ऑल साइड्स टू रीच टू एन एग्रीमेंट। कह रहा है कि बहुत पेशेंस लगा और बहुत सतत प्रयास इसके लिए झोंकने पड़े, सभी के लिए, सभी साइड्स के लिए। किसके लिए? सहमति पर पहुंचने के लिए, अग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि रीच जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और रीच जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में वी नीड नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन। उसके बाद में किसी प्रेपोजिशन का यूज होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रीच के बाद अगर प्रेपोजिशन लगा दोगे तो आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो रीच का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एन अग्रीमेंट। एन तो डिटर्मिनर हो गया, अग्रीमेंट नाउन है तो अग्रीमेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर अग्रीमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो फिर टू का ऑब्जेक्ट क्या है? समझ रहे हो मेरी बात? टू जो है प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से निकाल कर लाओगे फिर आप? क्योंकि प्रेपोजिशन भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए टू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टू को आप हटा ही दीजिए, तब जाके सेंटेंस सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वी आर लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ मर्जिंग टू डिपार्टमेंट्स। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मर्ज का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू होता है इन्वेस्टिगेट करना। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किस चीज़ को? पॉसिबिलिटी को, संभावना को। संभावना किसकी? 2 डिपार्टमेंट्स को मर्ज करने की संभावना।
तो हम लोग जांच रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं पॉसिबिलिटी को मर्ज करने की। मर्ज का मतलब विलय करना है, दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज करने की। यहाँ प्रॉब्लम जो है वो 3 नंबर पार्ट में है, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि ये एक होमोफोरिक कह सकते हो रेफरेंस है। देखिए 3 होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक, होमोफोरिक, एनाफोरिक, अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हों। अब किसी दिए गए नाउन के बारे में अगर कोई जानकारी दे रखी होती है तो यहाँ तो समझ में आ रहा है आपको कि हम लोग अगर पॉसिबिलिटी देख रहे हैं विलय करना है 2 डिपार्टमेंट्स को, तो 2 डिपार्टमेंट्स डेफिनेट हो गए होंगे कि किन 2 डिपार्टमेंट्स को आपको मर्ज करना है। इसलिए यहाँ पे आपको जो आंसर है वो लगना चाहिए द। और होमोफोरिक रेफरेंस का मतलब है गिवन नाउन से ही उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और डेफिनेट की डेफिनेशन ये है कि भाई अगर स्पीकर और लिसनर दोनों के नॉलेज में कोई बात हो, किसी स्पीकर ने कोई बात बोली और लिसनर ने सुनकर समझ गया कि भाई हाँ किसके बारे में बात की जा रही है, तो वो डेफिनेट है। तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना है, तो जब हम अगर सोच रहे हैं 2 डिपार्टमेंट्स को मर्ज करने का, तो हमें पता होगा ना कि कौन से 2 डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। तो ये अंडरस्टूड एक कॉन्सेप्ट है, इस कारण से यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 2 डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। नंबर 9, द सेंटर में एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना। द इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स ऑन पीएम किसान स्कीम टू ₹8,000 फ्रॉम 6,000 पर ईयर। केंद्र सरकार में पॉसिबिलिटी बताने वाला मॉडल है। एनहांस मतलब बढ़ाना होता है। केंद्र सरकार हो सकता है कि बढ़ा दे किसको, इनकम सपोर्ट को, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, और किस स्कीम के तहत, तो पीएम किसान स्कीम के तहत 6,000 पर ईयर देती थी सरकार, अब 8,000 प्रति वर्ष के लिए सोच विचार कर रही है। तो यहाँ जब किसी स्कीम के तहत, इस कंडीशन के तहत ऐसा कुछ दे रखा हो तो आपको लगाना होता है प्रीपोजिशन अंडर। ऑन से काम नहीं चलेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, क्लोज टेस्ट आ गया। इससे पहले एक प्रश्न और होना चाहिए। नंबर 10 देखिए। नंबर 10 कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ हाइक्स, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, तो टैक्स हाइक तो कर नहीं पाए इस कारण से, और लेसर एडिशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, लेसर का मतलब होता है क्वांटिटी में, अमाउंट में, इंपॉर्टेंस में कम होना। और अब ऐसे मत सोचना कि लेसर डिग्री कंपैरेटिव है तो ये गलत हो गया, लेस खुद ही कंपैरेटिव होता है, लेस भी कंपैरेटिव है लिटिल का, और लेसर भी कंपैरेटिव डिग्री, मतलब लेसर जो है वो वैसे कंपैरेटिव के रूप में यूज़ ना करके इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि अपेक्षाकृत कम है, ठीक है, और क्वालिटी में, क्वांटिटी में और अमाउंट में, इंपॉर्टेंस में, इन सब के लिए कम होने के लिए लेसर यूज़ किया जा सकता है। तो एक तो देखिए क्या रहा कि टैरिफ हाइक हुआ नहीं, दूसरा क्या रहा कि सब्सक्राइबर्स भी कम जुड़े। इसके चलते रिलायंस जियो का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम मान लीजिए, तो रिलायंस जियो की जो रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो जो है ग्रोइंग एट ए स्लोअर पेस। तो क्या कह रहा है कि रिलायंस जियोज रेवेन्यूज़ एंड एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो एक तो रिलायंस जियो के जो रेवेन्यूज़ हैं वो, और एवरेज रेवेन्यू जो है पर यूज़र वो। अब ये दोनों चीज़ें, रेवेन्यूज़ यहाँ दे रखा है प्लूरल, और फिर एंड से एक और जोड़ रखा है, तो इस तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा? आर। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। तो ये आप तो आपके कॉमन एरर्स हो गई, और यूट्यूब के बच्चों के लिए यहाँ तक का पोर्शन था। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आगे का वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए मैंने कोई कोर्स लॉन्च किया था मेंस के बच्चों के लिए, समय अभाव के कारण अभी तक वो कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं करवाया, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि उनके लिए मैं ये वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ। आपको भी यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और कोशिश करूँगा कि मेंस के एग्ज़ाम में आपको मैं पूरी हेल्प करूँ, ठीक है। मेंस के एग्ज़ाम तक मैं पूरा डेडिकेट होकर इसी के लिए काम करना चाहता हूँ फिलहाल। उसके बाद हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर एडिटोरियल वाली, और वो यूट्यूब पर नहीं, एप्लीकेशन पर भी अब वीडियोस एडिटोरियल वाले नहीं मिलेंगे फिलहाल, अब उसके बाद ही वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का पार्ट था आपके लिए, और अब हम स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के लिए जो रजिस्टर्ड हैं एप्लीकेशन में।